आज मैं केमिस्ट्री वर्ग दसम के केमिस्ट्री का अम्ल, भाष्म तथा लवण का पार्ट 5 लेकर आया, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के बारे में, उसके वर्गीकरण के बारे में और उसके गुण के बारे में। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SNG स्टडी हब। इससे पहले के वीडियो 4 वीडियो जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन लिंक पर दे दिया हूँ, जाके आप उस डिस्क्रिप्शन पे उस लिंक को प्ले करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्षारक की ओर, अपने पार्ट 5 की ओर। तो सबसे पहला है क्षारक। तो पहले मैंने भी बता दिया हूँ कि क्षारक किसे कहते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं। तो फिर से मैंने रिवीजन कर दिया हूँ, मतलब फिर से इसका डेफिनेशन लिख दिया हूँ कि क्षारक वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। क्षारक रासायनिक पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, और जब लाल लिटमस पत्र को किसी भी क्षारीय विलयन में डाला जाए तो उसका कलर नीला हो जाता है, और अगर क्षारक को किसी अम्ल में डाला जाए तो वो अम्ल को उदासीन कर लवण बनाता है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस बारे में पढ़ चुका। अब क्षारक के वर्गीकरण क्या होते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जो जल में विलय क्षारक होते हैं उसे क्षार कहते हैं। तो क्षार और क्षारक दोनों एक ही हैं, ठीक। तो शक्ति के आधार पर भस्म 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रबल क्षारक जिसे स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं, सेकेंड वन इज दुर्बल क्षारक जिसे वीक बेस कहते हैं। अब प्रबल क्षारक क्या होते हैं, तो प्रबल क्षारक तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, मतलब OH- आयन। तो इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ चुका है कि अम्ल और भस्म के बारे में, मतलब क्षारक के बारे में, कि अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और क्षारक जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो प्रबल क्षारक उसे कहते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, मतलब OH- आयन प्रदान करते हैं। तो वैसे क्षारक को प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर इन दोनों को जलीय विलयन में डाला जाए तो ये पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, जिस वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को प्रबल क्षारक कहते हैं। अब आगे चलते हैं दुर्बल क्षारक की ओर। क्षारक तो वे क्षारक जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं। तो वैसे क्षारक जो आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह से आयनित नहीं होते हैं जलीय विलयन में, और वो काफी कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, तो वैसे क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये इसे कहते हैं हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो प्रबल क्षारक जो जलीय विलयन में काफी मात्रा में आयन, मतलब जलीय विलयन में आयनित होकर काफी मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, उसे कहेंगे प्रबल क्षारक। और जो कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं उसे कहते हैं दुर्बल क्षारक। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षारक के गुण, मतलब क्या क्या गुण होते हैं उसके क्षारक के। तो प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो पहला उसका गुण होता है कि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, मतलब इसका जब हम चखते हैं या टेस्ट करते हैं इसका स्वाद कड़वा होता है। सेकेंड गुण है इसका, क्षारक छूने में चिकने होते हैं। मतलब जब किसी क्षारक का या सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब छुएगा, तो मतलब उसके पाउडर को जब छुएगा तो वो चिकने मालूम होगा, मतलब सोपी, थोड़ा स्लीपी टाइप का। तो क्षारक छूने में चिकने होते हैं। तो जब क्षारक को छुआ जाता है तो उसका जो मालूम होता है वो थोड़ा चिकना टाइप का। थर्ड गुण है कि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्षारक के विलयन में अगर लाल लिटमस पत्र को डाला जाए तो वो नीला हो जाता है। चौथा गुण है क्षारक विलयन में विद्युत चालन करते हैं। इससे पहले भी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ चुका है कि जितने भी जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक या लवण होंगे उसका जलीय विलयन जो है विद्युत का चालन करते हैं, मतलब वो लोग विद्युत का सुचालक होते हैं।
उसमें विद्युत प्रवाहित आराम से होता है। पांचवा गुण है कुछ क्षारक विषैले तथा हानिकारक होते हैं, जैसे कि चूना जल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2। तो ये सभी कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो विषैले होते हैं, मतलब जिसे खाया नहीं जा सकता, और ये हानिकारक होते हैं, जैसे चूना जल जिसे हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, और दूसरा बेरियम हाइड्रोक्साइड। कुछ क्षारक संक्षारक होते हैं तथा चमड़े को जला देते हैं, मतलब संक्षारक का मतलब नष्ट होना या नष्ट करना। तो कुछ क्षारक ऐसे भी होते हैं जो दूसरे पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। अगर कुछ क्षारक अगर चमड़े पर गिर जाता है तो चमड़ा जो है वो जल जाता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी क्षारक संक्षारक होते हैं, अगर ये चमड़े पर गिर जाता है तो चमड़े को यह जला देते हैं। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग छठा गुण। आते हैं छठे गुण की ओर। क्षारक कुछ धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो क्षारक अगर किसी कुछ धातु के साथ ही अभिक्रिया करती है, धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस और लवण बनाती है, जैसे कि जिंक और NaOH। जिंक धातु है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर ये बनाती है Na2ZnO2, मतलब सोडियम जिंकेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर करती है। इसी तरह Sn टीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर यह बनाता है सोडियम स्टैनिक Na2SNO2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर करती है। तो सभी धातुएं क्षारकों के साथ क्रिया नहीं करती है, इसमें भी एक शर्त है। कुछ ही धातु जो है वो क्षारक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस या लवण बनाती है, लेकिन सभी धातुएं क्षारकों के साथ क्रिया नहीं करती है, और वो न ही हाइड्रोजन गैस बनाती है और न ही लवण बनाती है। सातवां गुण है क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इससे पहले भी अम्ल के गुण में भी पढ़ चुके हैं कि अगर अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल ही बनाते हैं, जिसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसीलिए इसमें ज्यादा उदाहरण भी मैंने नहीं दिया। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करती है तो ये बनाती है सोडियम सल्फेट और जल बनाती है। तो ये जो जल बनाता है, इससे पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि आखिर जल कैसे बनता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH- आयन अलग होते हैं और H2SO4 से H+ आयन अलग होते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं, आयनित होकर जब दोनों मिलते हैं, तब ये बनाता है H2O। तो इसी तरह से जो है आयनित होकर ये बनाता है H2O, जल बनाता है। तो जिस वजह से ये वास्तविक उदासीनीकरण प्रक्रिया को दिखाता है। अब आठवां गुण, क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। पहले भी हम लोगों को पता है कि धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक कहलाते हैं, और अधातु ऑक्साइड जो कहलाते हैं वो होते हैं अम्लीय। ठीक, तो जितने भी अधातु ऑक्साइड हैं वो अम्लीय होते हैं, उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय प्रकृति होती है, और जितने भी धातु ऑक्साइड हैं वो क्षारक कहलाते हैं। ये पहले भी हम लोगों ने जान चुका है। तो सिंपल है, अगर ये अम्लीय प्रकृति है तो इसका मतलब लवण और जल ही बनाएगा। तो इसी तरह क्षारक जब किसी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये धातु ऑक्साइड और धातु ऑक्साइड हुए। तो जब अभिक्रिया करने के बाद ये बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट और जल बाहर करती है। इसी तरह KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है तो ये बनाती है K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, और ये जल बाहर करती है। तो इसमें मैंने कुछ लिख भी दिया है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जैसे कि CO2, SO2, ClO, ये सभी जो होते हैं अधातु के ऑक्साइड हैं। तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड हैं वो सभी अम्लीय होते हैं, और धातु के ऑक्साइड Na2CaO या MgO या कुछ भी आदि ये सभी क्षारीय होते हैं, मतलब ये क्षारक होते हैं, और जितने भी ऑक्साइड हैं ये सभी अम्ल होते हैं। अब नौवां गुण है और ये लास्ट गुण है कि क्षारक की जल से अभिक्रिया। अगर क्षारक जल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? तो इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करते हैं, लेकिन इसके साथ आयनित होकर ऊष्मा भी बाहर निकलती है। तो क्षारक जल में आयनित होकर ऊष्मा प्रदान करते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब जल के साथ मिलाया जाता है तो Na+ आयन अलग होता है और हाइड्रोक्साइड आयन अलग होता है,
और इसके साथ भरपूर मात्रा में ऊष्मा भी बाहर होती है। तो सैम अम्ल के साथ भी ऐसा ही होता है, उसमें भी आयनित होकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं और ऊष्मा भी बाहर होती है। तो सैम क्षारक के साथ भी वैसा ही जल के साथ अभिक्रिया होती है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। इससे आगे की वीडियो पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे पीएच और हाइड्रोजन आयन के स्थानांतरण के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब यूनिवर्सल सूचक के बारे में पढ़ेंगे और पीएच के मान के बारे में, पीएच स्केल के बारे में पढ़ेंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस आवर वीडियो देन सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।